दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह, वह अपने देश पर कैसे शासन करता है? उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखती है? आप इसे सोचकर ही घुटन महसूस कर सकते हैं। सरकार अपने नागरिकों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करती है। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार तय करती है। आपके कपड़े, आपकी हेयर स्टाइल, जो फिल्में आप देखेंगे, ये सब सरकार तय करती है। आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकता है और स्क्रीनशॉट सरकार को भेज दिया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पोते पोतियों तक को सजा दी जा सकती है। यह गुनाह के लिए जुर्माना का कानून है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। वे अपने भाई बहनों, माता पिता या बच्चों से भी डर के बिना बात नहीं कर सकते। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। उत्तर कोरियाई महिलाओं के नेतृत्व में एक शांत क्रांति चल रही है। 범죄를 저지르는 사람뿐 아니라 가족까지도 피해를 보고 또 그 가족은 평생 출신 성분이 나쁘게 살아야 되고 앞날이 보장되지 않은 그런 캄캄한 어둠을 속에 인생을 살아야 되는 것이 북한의 인생인 것 같습니다. नमस्ते दोस्तों, 1981 में एक गर्भवती महिला को उत्तर कोरिया के राजनीतिक जेल कैंप नंबर 14 में कैद कर दिया गया। उस महिला ने जेल में बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम शिन डोंग ह्युक रखा और यह लड़का जेल में ही बड़ा हुआ। बात यह है कि उत्तर कोरिया की सरकार गुनाह के लिए जुर्माना के सिद्धांत में विश्वास करती है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक व्यक्ति के कर्मों की सजा 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। यानी अगर किसी के दादा ने अपराध किया है तो पोते को भी जेल जाना पड़ेगा। यही कारण है कि शिन डोंग ह्युक जेल में ही बड़ा हुआ, क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार को लगा कि उसका खून अशुद्ध हो चुका है। उसने अपना बचपन जेल में भयानक स्थिति में बिताया। उसे खाने के लिए केवल थोड़ा सा मक्के का दलिया मिलता था। जिंदा रहने के लिए उसे घास और चूहे तक खाने पड़े। उस जेल कैंप में लगभग 20,000 कैदी थे और कैंप के नियम बहुत सरल थे। यदि आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी। यदि आप किसी को भागने की योजना बनाते सुनते हैं और इसकी रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। तो उसने जाकर गार्ड्स को बता दिया। उसे उम्मीद थी कि गार्ड्स उसे कुछ अतिरिक्त खाना देंगे। 7 महीने बाद सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया और शिन डोंग ह्युक को सबसे आगे खड़ा किया गया। और फिर उसकी आंखों के सामने जेल के गार्ड्स ने उसकी मां को फांसी पर लटका दिया और उसके भाई को गोली मार दी। शिन डोंग ह्युक को यह सब देखने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद 6 महीने तक उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। 2005 में 23 साल की उम्र में शिन डोंग ह्युक ने जेल कैंप से भागने की कोशिश की। किस्मत ने उसका साथ दिया और वह सफल हो गया। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए वह किसी तरह उत्तर कोरिया से भागकर चीन पहुंचा और फिर दक्षिण कोरिया चला गया। और इसी वजह से दुनिया को उसकी कहानी पता चली। बाद में शिन एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गया। उसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची और उस पर एक मशहूर किताब लिखी गई, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। बाइबल में हम स्वर्ग और नरक के बारे में पढ़ते हैं। नरक में आत्माओं को आग के बीच रहना पड़ता है। जेल कैंप वैसा ही था, जैसे शिन और अन्य बचे लोगों की कहानियों से पता चलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे उत्तर कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखती है, आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक तानाशाही में। उत्तर कोरिया की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 50 लाख है। विश्व के नक्शे पर इसे दक्षिण कोरिया के ऊपर स्थित देखा जा सकता है। इसके पश्चिम में विशाल देश चीन है और यदि आप इस नक्शे की सैटेलाइट इमेजरी रात में देखें तो आपको कुछ बहुत ही अजीब नजर आएगा।
आप चीन और दक्षिण कोरिया को रोशनी से जगमगाते देख सकते हैं, लेकिन यहां बीच में केवल अंधेरा ही है। यह है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। यह उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है और मजेदार बात यह है कि उनके देश के नाम में डेमोक्रेटिक शब्द है। यह आपको यह समझने के लिए पर्याप्त है कि केवल खुद को लोकतांत्रिक कहना आपको वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं बनाता। कोरिया में लोग रात में पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। वे शाम 7 बजे सोने चले जाते हैं क्योंकि अंधेरे में रहने के आदी हैं। 1995 में उत्तर कोरिया में मेंढकों की आबादी धीरे धीरे घट रही थी। बाद में लोगों को पता चला कि वहां के लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया। 1995 से 1998 के बीच उत्तर कोरिया का अकाल मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था। भूख से मरने वाले लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आई, लेकिन अनुमान है कि 5 लाख से 20 लाख लोग इसमें मारे गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया की स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से भी ज्यादा सफल था। 1980 प्रति व्यक्ति GDP के मामले में उत्तर कोरिया भारत और चीन दोनों से आगे था। यहां हर किसी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास, हीटिंग और परिवहन जैसी सुविधाएं मिलती थीं। 1950 से 1980 के बीच उत्तर कोरिया की GDP लगभग 4.5% प्रतिवर्ष बढ़ी। लेकिन उनकी समस्याएं 90 के दशक में तब शुरू हुईं जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। मास्को में हथौड़ा और दरांती को आखिरी बार नीचे किया गया और एक युग का अंत हो गया। सोवियत संघ उत्तर कोरिया को सस्ता तेल और भोजन प्रदान करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था भयानक रूप से गिर गई। पावर स्टेशन बंद हो गए, बिजली चली गई और लोग भूख से मरने लगे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की मदद की पेशकश की, बशर्ते वह अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसीलिए अमेरिका और बाकी दुनिया ने उन्हें अलग थलग कर दिया। अगस्त 1995 वहां भारी बाढ़ आई और उत्तर कोरिया के पास न तो नकद था और न ही कर्ज लेने का विकल्प। लेकिन उसी समय उनके पास अपने लोगों की मदद करने के लिए समझौता करने की विनम्रता भी नहीं थी। स्थिति साल दर साल बदतर होती गई और उत्तर कोरियाई सरकार ने इसे छुपाने की सबसे ज्यादा कोशिश की। उनकी राजधानी शहर प्योंगयांग है। यहां खुद को स्थिर समाजवाद के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने शहर से सभी बेघर और भूखे लोगों को हटा दिया। यहां रहने वाले सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी सुविधाएं दी गईं। लेकिन शहर के बाहर की स्थिति भयानक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूख से मर रहे थे। एंड्रू नात्सियोस ने अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फेमिन में लिखा है कि उत्तर कोरियाई परिवार अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों को मरने के लिए छोड़ देते थे ताकि युवा परिवार के सदस्यों को खाना मिल सके और वे बच सकें। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उत्तर कोरिया एक सख्त तानाशाही था, एक पूर्ण तानाशाही। जब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया तो कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान का कब्जा समाप्त हो गया और अमेरिका और सोवियत संघ ने देश को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ के प्रभाव में रखा गया और दक्षिण कोरिया को अमेरिका को दे दिया गया। उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ की विचारधाराओं को अपनाया और यह एक साम्यवादी राज्य बन गया। जापान के खिलाफ लड़ने वाले गुरिल्ला नेता किम इल सुंग देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। तब से इस परिवार ने देश पर शासन किया है। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन देश के सुप्रीम लीडर और तानाशाह हैं। इस देश को साम्यवादी तानाशाही कहना सही नहीं होगा क्योंकि यह एक परिवार नेतृत्व वाली तानाशाही है। सरकार लोगों की निजी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करती है। कौन कहां रहेगा, कौन सा काम करेगा, कौन कहां पढ़ेगा, यह सब सरकार तय करती है। अलावा लोग टीवी पर क्या देखते हैं, इंटरनेट पर क्या एक्सेस करते हैं,
वे कहाँ यात्रा करते हैं। उनके बालों का स्टाइल, हर एक चीज सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। स्कूलों की बात करें तो यहाँ स्कूल की शिक्षा मुफ्त है और हाई स्कूल तक जाना अनिवार्य है। जो स्कूल नहीं जाते उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन समस्या यह है कि स्कूल में कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षक बच्चों पर ध्यान तभी देते हैं जब उन्हें रिश्वत मिलती है। इसलिए जिनके पास पैसा होता है वे घर पर निजी ट्यूटर रखते हैं। उत्तर कोरिया में लोग अपने कपड़े कैसे पहन सकते हैं, उनके हेयर स्टाइल कैसे हो सकते हैं, यह सरकार तय करती है। पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 15 हेयर स्टाइल की सूची बनाई गई है। 2017 की एक खबर की फोटो में पुरुषों के लिए स्वीकृत 15 हेयर स्टाइल दिखाए गए हैं। अगर आप उत्तर कोरिया में बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं 15 हेयर स्टाइल में से एक चुनना होगा। इस पूरी अधिनायकवादी विचारधारा का अगला पहलू है लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण। लोग देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं जा सकते। इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होती है और अपने यात्रा का उद्देश्य बताना पड़ता है। यह तो केवल घरेलू यात्रा की बात है, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चाहता है, किसी दूसरे देश जाना चाहता है, तो इस पर और भी सख्त प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकता, और अगर कोई बिना अनुमति विदेश चला जाता है तो इसे देशद्रोह माना जाता है। ऐसा करने पर उसके पूरे परिवार को जबरन श्रम, यातना, उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा दी जा सकती है। शिनडोंग ह्युक की कहानी जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी, क्या आपको पता है कि उनके पूरे परिवार को इस जेल शिविर में क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि शिनडोंग ह्युक के चाचा दक्षिण कोरिया भाग गए थे और उनकी कई पीढ़ियों को इस जेल शिविर में कैद कर दिया गया। उनका शासन इस मामले में इतना गंभीर है कि कोविड के बाद सीमा पर तैनात गार्डों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया अगर कोई बिना अनुमति देश छोड़ने या प्रवेश करने की कोशिश करता। इस आदेश के कारण 14 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इन खतरों को जानते हुए भी लोग देश छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग चीन भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि चीन की जमीनी सीमा पार करना आसान होता है। लेकिन चीन भी एक तानाशाही देश है और वहां की सरकार इन भागे हुए लोगों को फिर से उत्तर कोरिया लौटा देती है। देखिए 2023 की यह खबर, चीन ने लगभग 500 लोगों को उत्तर कोरिया वापस भेज दिया। मनोरंजन की बात करें तो उत्तर कोरिया में कोई विदेशी फिल्में रिलीज नहीं होती। टीवी और रेडियो पर केवल सरकारी चैनल होते हैं जो सरकार के प्रचार का समर्थन करते हैं। सुबह का प्रसारण राष्ट्रगान और उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू होता है। कार्टून, शासन की प्रशंसा करते हुए समाचार कार्यक्रम और शो के मुख्य सितारे किम जोंग उन को भगवान की तरह प्रस्तुत किया जाता है जो प्रशंसकों में उत्साह भरते हैं, जैसे टेलर स्विफ्ट। North Korea has 4 main television channels: Korean Central TV, Mansudae TV, Yongnam-san, and Cheok Television. KCTV is the main channel, broadcast across the country, featuring news, movies, music videos, drama serials, and other general programming. Mansudae is focused on entertainment programming and has been operating since December 1983, also broadcasting foreign films. Yongnam-san is an educational channel for university students, and Cheuk TV is a channel dedicated to both domestic and international sports programming. लोगों के नेता बाढ़ के पानी से गुजरते हुए अपने नागरिकों को बचाने का साहसिक प्रदर्शन करते हैं। विदेशी शो और फिल्में देखना एक गंभीर अपराध है। जो पकड़ा जाता है उसे कड़ी सजा दी जाती है। देखिए 2022 की यह खबर, दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने और उसे वितरित करने के लिए 2 किशोरों को 12 साल के कठोर श्रम की सजा सुनाई गई। सोचिए, एक बच्चा जो दक्षिण कोरियाई फिल्म देखना चाहता है उसे 12 साल की सजा दी जाती है क्योंकि यह अपराध है। 2022 की एक और खबर में दक्षिण कोरियाई फिल्म और संगीत देखने
और साझा करने पर एक युवक को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई। लेकिन इसके बावजूद देश में मनोरंजन की इतनी कमी है कि लोग गुप्त रूप से दक्षिण कोरियाई ड्रामा की तस्करी करते हैं। स्थानीय काले बाजार में आपको दक्षिण कोरियाई फिल्में मिल जाएंगी। पहले वे डीवीडी बेचते थे। लोग पुराने चीनी डीवीडी प्लेयर खरीदते थे ताकि ये शो घर पर देख सकें। उन्हें पकड़ने के लिए सरकारी अधिकारी बिजली अचानक से काट देते थे। बिजली कटने का मतलब था कि सीडी या डीवीडी प्लेयर में फंस जाएगी और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। इस मौके का फायदा उठाकर अधिकारी लोगों के घर में अंधेरे में घुसते थे और डीवीडी प्लेयर को जबरन खोलकर जांच करते थे कि उसमें कौन सी डीवीडी चल रही है। समय के साथ लोगों ने यूएसबी स्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसे छुपाना बहुत आसान है। हालांकि उत्तर कोरियाई लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। वे इन तस्करी वाली फिल्मों और टीवी शो को अपने कंप्यूटर या चीनी वीडियो प्लेयर के जरिए देखते हैं, जिनमें यूएसबी पोर्ट होते हैं, जैसे इन्हें नोटेल्स कहा जाता है। ये विदेशी शो और फिल्में देखते समय लोग अपने घरों की लाइट और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि पड़ोसी भी न देख सकें, और बेहद कम आवाज में देखते हैं। उत्तर कोरिया में सोशल मीडिया का कोई भी रूप मौजूद नहीं है। लोगों ने फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट्स की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रयास विफल हो गए। यहां बिकने वाले स्मार्टफोन अविश्वसनीय रूप से सेंसर किए गए हैं। आप इन फोन पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं कर सकते। एक तय समय पर फोन का ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट लेता है। यह स्क्रीनशॉट सरकार को भेजा जाता है ताकि वे देख सकें कि आप अपने फोन पर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स का सॉफ्टवेयर कोडिंग ऐसी है कि केवल सरकार द्वारा स्वीकृत सामग्री ही दिखाई जाएगी। यहां तक कि ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप स्टोर नहीं है। सरकार द्वारा स्वीकृत ऐप्स डाउनलोड करने के लिए भी लोगों को एक फिजिकल स्टोर पर जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि इस देश में रहने वाले लोगों की जिंदगी कितनी घुटन भरी है। धर्म की बात करें तो उत्तर कोरिया आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं है। यह मृत्युदंड द्वारा दंडनीय है। खासकर ईसाइयों को यहां निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से प्रभावित माना जाता है। हजारों ईसाइयों को राजनीतिक जेल शिविरों में बंद कर दिया गया है और उन पर अत्याचार किया जाता है। 2009 में री ह्योन ऑक नामक एक महिला को बाइबिल वितरित करने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इसके बाद उनके पति और 3 बच्चों को भी एक राजनीतिक जेल शिविर में भेज दिया गया। जब आप लोगों से भगवान को छीन लेते हैं तो लोग कहीं और भगवान को ढूंढ लेंगे। लोगों से धर्म मत छीनो। अगर आप लोगों से उनका धर्म छीनते हो तो वे तुम्हारा धर्म की तरह पालन करेंगे। उत्तर कोरिया में किम परिवार किसी धर्म की तरह बन गया है। विशेष रूप से उत्तर कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल। इन दोनों की पूजा भगवान की तरह की जाती है। हर घर, कार्यालय, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां लगाई गई हैं। उत्तर कोरिया में जहां भी जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये दोनों नेता आपको देख रहे हैं, जैसे जॉर्ज ऑनरवेल के उपन्यास 1966 के बिग ब्रदर। गुप्त पुलिस हर घर में जाती है और जांच करती है। अगर उनके घर में इन नेताओं की तस्वीरें नहीं पाई जाती तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इन तस्वीरों और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए लोगों को अपने जीवन को भी खतरे में डालना पड़ता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे मुकदमे का सामना करना पड़ता है। 2020 में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक महिला ने अपने जलते हुए घर से इन तस्वीरों को बचाने के बजाय अपने बच्चों को बचाया। उस महिला को जांच का सामना करना पड़ा और सरकार ने अस्पताल में इन दोनों बच्चों को दवाएं देने से इनकार कर दिया। एक और मामला देखें। एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसके पिता ने गलती से अखबार में किम जोंग इल की छवि पर गंदगी कर दी तो उसके पिता को एक राजनीतिक जेल शिविर में भेज दिया गया। उत्तर कोरिया में आम लोगों की आर्थिक स्थिति
बेहद खराब है। 69% जनसंख्या इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त का खाना, साफ पानी, शिक्षा और अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे नहीं हैं। ज्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी चीजें भी नहीं होती जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकें। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उत्तर कोरिया में लगभग सभी पुरुषों को सरकारी नौकरियां करनी होती हैं। उन्हें अभी भी 1990 के दशक से पहले निर्धारित दरों पर वेतन मिलता है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यह वेतन कितना है। यह वेतन हर महीने लगभग 7 से 9 किलो मक्का खरीदने के बराबर है। 2014 में उत्तर कोरिया से भागे एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टरों को हर महीने 3,500 वॉन का वेतन मिलता है, जिससे वे 1 किलो चावल भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि पुरुष इतने कम कमाते हैं, ज्यादातर परिवार महिलाओं के काम पर निर्भर रहते हैं। शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरियां करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, इसलिए वे स्थानीय बाजार में काम करती हैं और पैसे कमाती हैं। स्थानीय बाजारों को जंगमड़ांग कहा जाता है। महिलाओं द्वारा घर की आय का 70% से अधिक हिस्सा कमाया जाता है। 1990 के दशक के बाद जब सरकार लोगों को भोजन प्रदान करने में असमर्थ हो गई, तो लोगों ने अपने परिवारों को खिलाने के लिए पैसे कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। हर जगह स्थानीय काले बाजार उभरने लगे। लोग वहां चीजें बेचते थे और उससे मिले पैसे से अपने परिवारों का पालन करते थे। धीरे धीरे ये बाजार स्थिर हो गए और अब इन बाजारों में भोजन, दवाइयों से लेकर दक्षिण कोरियाई फिल्मों की अवैध यूएसबी तक सब कुछ मिलता है। जंगमड़ांग नामक ये बाजार अब उत्तर कोरिया में घरों की आय का मुख्य स्रोत बन गए हैं। क्योंकि अधिकांश पुरुष सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हैं, ये काले बाजार ज्यादातर महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इन बाजारों का उपयोग अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यहां लोग बाकी दुनिया की स्वतंत्रता और वहां की बेहतर जीवन गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। This ribbon-cutting ceremony in Pyongyang is more than simply the opening of a new shopping center. It signifies the unveiling of a very different consumer experience for North Koreans. One of the main differences is that shoppers can look around and pick items off the shelf. That's not normal in North Korea. उत्तर कोरिया में समय के साथ लोग अपने देश से मोहभंग होते जा रहे हैं। लोगों की राजनीतिक वफादारी के आधार पर देश को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, कोर क्लास यानी वफादार लोग। दूसरा, वेवरिंग यानी जो असमंजस में हैं और संदिग्ध माने जाते हैं। तीसरा, होस्टाइल यानी जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इस दस्तावेज को देखें, इसे सोंगबुन सिस्टम कहा जाता है। सोंगबुन यह तय करता है कि कौन कहां रहेगा, उनका पेशा क्या होगा, उन्हें सरकार से कितना भोजन मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य सभी सुविधाएं। यहां तक कि उत्तर कोरिया में शादियां भी सोंगबुन के आधार पर तय होती हैं। उदाहरण के लिए, उनकी राजधानी प्योंगयांग में सरकार अपनी ज्यादातर संसाधन और पैसा खर्च करती है ताकि इसे खूबसूरती से सजाया जा सके। वहां आमतौर पर कोर क्लास के लोग रहते हैं। होस्टाइल वर्ग के लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में भी आने की अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा संदिग्ध माने गए लोगों पर अक्सर उनके परिवार के सदस्य जासूसी करते हैं। होस्टाइल नागरिकों को एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी वजह से लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि हर कोई संभावित जासूस हो सकता है। एक ऐसा मामला हुआ जहां एक महिला को 10 साल के लिए राजनीतिक जेल शिविर में भेज दिया गया, क्योंकि उसकी बहू ने एक अधिकारी को बताया कि वह महिला अपने बेटे के साथ देश छोड़ने की योजना बना रही थी। अगर परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार कोई राजनीतिक अपराध करता है, तो पूरे परिवार का सोंगबुन वर्ग कम कर दिया जाता है। उत्तर कोरियाई लोगों के सामने एक और बड़ी समस्या है जबरन श्रम, जो आधुनिक दौर की गुलामी जैसा है। निर्माण कार्य से लेकर खेतों, खदानों और फैक्ट्रियों तक लोगों को 12 से 18 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। स्थिति इतनी खराब है
कि उत्तर कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था जबरन श्रम पर निर्भर करती है, क्योंकि ज्यादातर पैसा हथियार बनाने में खर्च किया जाता है। ज्यादातर जबरन श्रम जेलों और राजनीतिक शिविरों में बंद लोगों से करवाया जाता है। उत्तर कोरिया का कानून कैदियों से कठोर परिश्रम करवाता है, यहां तक कि आरोपी को भी वर्षों तक जबरन श्रम की सजा दी जाती है। अगर आप उत्तर कोरियाई हैं और आपने अनजाने में भी उनके तानाशाह के खिलाफ कुछ गलत कर दिया, तो न केवल आपको इसकी सजा दी जाएगी, बल्कि आपके पूरे परिवार को भी। यहां गिल्ट बाय एसोसिएशन की अवधारणा लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल शिविरों में डाल दिया जाता है। 3 पीढ़ियों तक के परिवार के सदस्यों को इन शिविरों में कैद किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का दादा कुछ गलत करता है तो उसके हर पोते पोती को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और इन जेलों में राजनीतिक कैदियों की स्थिति आम नागरिकों की तुलना में बहुत खराब होती है। जियोंग क्योंगिल के अनुसार 50 वर्ग मीटर के एक कमरे में 30 से 40 कैदियों को रखा जाता है। वर्तमान में उत्तर कोरिया में 5 से 6 जेल शिविर हैं, जहां कुल मिलाकर 80,000 से 1,20,000 लोग कैद हैं। इन कैदियों को अक्सर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्हें खदानों और खेतों में 16 से 18 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बदले में उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता है कि केवल राशन पर निर्भर रहने वाले कैदी भूख से मर जाते हैं। लगभग 40% कैदी इन जेल शिविरों में भूख से मर जाते हैं। भूख से बचने के लिए कैदी अक्सर घास, चूहे और सांप जैसे चीजें खाते हैं। वे जमीन पर गिरे खाने के टुकड़ों को भी बर्बाद नहीं करते। हालत इतनी खराब है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज वास्तव में अनुमति प्राप्त नहीं है। एक बार एक मामला हुआ था जिसमें 7 साल की एक बच्ची ने सड़क पर गिरे कुछ अनाज खा लिए तो एक गार्ड ने उसे पीट पीट कर मार डाला। राजनीतिक जेल शिविर 15 में एक कैदी को खेत से आलू चुराने के आरोप में बाकी कैदियों के सामने फांसी दे दी गई। जो भी कैदी भागने की कोशिश करते हैं उन्हें या तो गार्ड्स मार देते हैं या बाड़ों से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह से उनकी जान चली जाती है। शिनडोंग ह्युक के दोस्त की भी इसी विद्युत प्रवाह के कारण मौत हो गई। उस शाम दोनों को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाड़ के पास भेजा गया था। उन्होंने मौके मिलते ही भागने का निर्णय लिया। शिनडोंग ह्युक का दोस्त पहले बाड़ तक पहुंचा और बाड़ में एक छेद से गुजरने की कोशिश करते समय विद्युत प्रवाह के कारण मारा गया। उसके शरीर ने विद्युत प्रवाह को रोक दिया, जिससे शिनडोंग ह्युक उसी छेद से सफलतापूर्वक गुजर सके। और इस प्रक्रिया में मेरे बगल में दौड़ रहे एक साथी कैदी की मौत हो गई जब वह बाड़ से गुजरते हुए करंट लगने से मारा गया और मेरी त्वचा भी जल गई। एक पूर्व गार्ड म्योंगचोल ने कहा कि यदि युद्ध या क्रांति होती है तो गार्ड्स को सभी कैदियों को मार डालने का आदेश दिया गया है ताकि इन शिविरों के अस्तित्व का कोई सबूत न बचे या शत्रुतापूर्ण वर्ग को एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कारण उनके समाज में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। लोग दूसरों पर शक करते हैं क्योंकि कोई भी जासूस हो सकता है। इसीलिए वे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, न ही अपने परिवार के सामने। गुप्त पुलिस ने हर क्षेत्र को 30 से 40 घरों के समूहों में बांट दिया है और हर समूह में एक पड़ोसी संघ होता है जो लोगों पर नजर रखता है और उन्हें दूसरों पर जासूसी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संघ में होने वाली हर गतिविधि को शीर्ष गुप्त या अंतिम गुप्त माना जाता है। 2002 में जब उत्तर कोरियाई सरकार की टेलीफोन पुस्तक लीक हुई तो उसमें गुप्त पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर भी नहीं थे, क्योंकि इस पुस्तक को गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि शीर्ष गुप्त। यह संगठन इतना गुप्त है कि जनता को इसके प्रमुखों के नाम तक नहीं पता होते। ये सब सुनकर अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इस तानाशाही ने इस देश में इतने लंबे समय से अत्याचार जारी रखा है। ये तानाशाही 75 वर्षों से अधिक समय से चल रही है, आज भी मजबूत है।
और कोई नहीं जानता कि यहां रहने वाले लोग इससे कितने और समय तक गुजरेंगे। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, क्रूरता। यहां तक कि छोटे से गलतियों के लिए भी लोगों को मौत की सजा दी जाती है। जर्मनी में हिटलर की नाजी सरकार ने एक समय में अपने एकाग्रता शिविरों के लिए यही किया था। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में यह कहा गया कि उत्तर कोरिया की सरकार अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन इतनी बड़ी मात्रा में कर रही है कि यह आधुनिक दुनिया में अभूतपूर्व है और इसके मानवता के खिलाफ अपराध नाजियों द्वारा किए गए अपराधों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब उत्तर कोरियाई सरकार अपने लोगों को रूस, चीन, खाड़ी देशों, पोलैंड और अफ्रीका जैसे स्थानों पर काम करने के लिए भेजती है। वहां भी उन्हें गुलामों की तरह शोषित किया जाता है। लगभग 1 लाख उत्तर कोरियाई नागरिकों को जबरन श्रम और दास्ता के लिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। इस खबर को देखें। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस की ओर से भेजा गया। उत्तर कोरियाई लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है गुप्त पुलिस। इस देश में होने वाले सभी प्रमुख मानवाधिकार उल्लंघनों का मूल कारण यही गुप्त पुलिस है। लोगों को गायब करने से लेकर उन्हें राजनीतिक जेल शिविरों में यातना देने तक यह सब गुप्त पुलिस द्वारा किया जाता है। इस एजेंसी के एजेंट, जासूस और सूचनादाता उत्तर कोरिया में हर जगह मौजूद हैं। यह गुप्त पुलिस निचले सोंगबुन वर्ग के लोगों को इतना डर लोगों में भर दिया गया है कि वे कोई भी गलती करने से पहले 2 बार सोचते हैं। लोग लगातार डर में जीते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे किम जोंग उन ने अपने ही चाचा को मरवाया। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है। लोग जानते हैं कि सबसे छोटा सा कार्य भी उनके पूरे परिवार को जेल शिविर में डाल सकता है। दूसरा कारण है उनका 3 स्तरीय सोंगबन प्रणाली। पूरे देश को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके वफादार लोग सबसे ऊपर हैं। जैसे ही किसी पर शक किया जाता है, उनका पूरा परिवार सबसे निचली श्रेणी में भेज दिया जाता है और वफादारों को खुश रखा जाता है ताकि वे वफादार बने रहें। तीसरा कारण है अनवरत प्रचार। उत्तर कोरिया में लोग जन्म से ही प्रचार से घिरे रहते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्हें सैकड़ों कहानियां सुनाई जाती हैं कि उनका सर्वोच्च नेता भगवान जैसा है। उन्हें कई झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि उनके तानाशाह को भगवान के रूप में पेश किया जा सके। एक ऐसी ही कहानी है कि जब किम जोंग उन सत्ता में आए तो कहा गया कि वे केवल 3 साल की उम्र में बंदूक चलाना सीख गए थे और 5 साल की उम्र में घोड़ा चलाना सीख गए थे। कुछ कहानियां तो और भी अवास्तविक हैं। एक कहानी है कि जब दादा किम इल सुंग ने अपने पोते किम जोंग उनसे एक सेब लाने को कहा तो किम जोंग उनने एक फावड़ा मांगा क्योंकि वह अपने दादा के लिए पूरा पहाड़ लाना चाहता था। इस देश में समाचार बस सरकार के प्रचार का एक विस्तार है। जो भी समाचार वे दिखाते हैं वह बस सरकार की प्रशंसा करते हैं और यदि वे किसी अन्य देश या वैश्विक समाचार को दिखाने का निर्णय लेते हैं तो उसे हमेशा नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर कोरिया में लोगों को दिखाया जाता है कि बाकी दुनिया की स्थिति ज्यादा खराब है। लोग भ्रष्टाचार, बीमारियों और विभिन्न आपदाओं के कारण परेशान हैं। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में रहने वाले लोग सबसे खुश और भाग्यशाली लोग हैं क्योंकि वे अपने महान नेता किम जोंग उन द्वारा नेतृत्वित हैं। यह प्रचार लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। लेकिन चाहे तानाशाही कितनी भी शक्तिशाली और डरावनी क्यों ना हो, यह हमेशा के लिए नहीं चल सकती। और उत्तर कोरिया में भी कुछ स्पष्ट संकेत हैं कि किम जोंग उनका नियंत्रण कमजोर हो रहा है। सबसे बड़ा संकेत है जांगमादांग का उदय, जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे छोटे काले बाजार हैं। जू यांग, जिन्होंने 2010 में उत्तर कोरिया छोड़ा, ने कहा कि शुरुआत में सरकार इन बाजारों को रोकना चाहती थी। तब सरकार सब कुछ जब्त कर लिया करती थी, लेकिन समय के साथ ये बाजार इतनी तेजी से बढ़े और लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए
कि लगभग हर उत्तर कोरियाई ने इसमें व्यापार करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मजबूत उत्तर कोरियाई सरकार भी इसे रोक नहीं सकी और उसने खुद को बेबस महसूस करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 2009 में एक विशाल मुद्रा पुनर्मूल्यांकन हुआ। उन्होंने लोगों की निजी संपत्ति को छीनने और अपने नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन यह कदम गलत साबित हुआ। उत्तर कोरिया जैसे देश में भी सार्वजनिक आक्रोश इतना मजबूत था कि सरकार को माफी मांगनी पड़ी और कुछ कदम पीछे हटने पड़े। इसका सरल कारण एकता था। सरकार इस मुद्दे पर लोगों को विभाजित नहीं कर सकी। वे उन्हें एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए मजबूर नहीं कर सके। यही कारण है कि वे असफल हो गए। इन बाजारों के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में विदेशी मीडिया और विदेशी फिल्मों का लोगों के बीच प्रभाव अत्यधिक बढ़ा है। सरकार द्वारा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए झूठे प्रचार अब विदेशी मीडिया के संपर्क में आने से कांच की तरह चूर चूर हो रहे हैं। यह जू यांग है जिसने 2010 में उत्तर कोरिया छोड़ा। दक्षिण कोरियाई ड्रामा ने उसे प्रचार को समझने में मदद की। उसने एक ऐसी दुनिया देखी जिसका अस्तित्व वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अब इसे यूएसबी स्टिक्स का उपयोग करके करना आसान हो गया है। लोग अब सरकार द्वारा लगाए गए कठोर तानाशाही नियमों से भयभीत नहीं हैं, क्योंकि वे देख चुके हैं कि रिश्वत देकर कोई भी अवैध कार्य किया जा सकता है। ये बदलाव अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 10 से 20 वर्षों में उत्तर कोरिया से सकारात्मक बदलाव की खबरें सुनने को मिलेंगी। हर तानाशाही और तानाशाह अपनी ही समाप्ति के बीज बोता है। यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें स्वतंत्रता का महत्व समझने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा यह याद रखें कि किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल के लिए अपने देशवासियों के खिलाफ खड़ा होना ठीक नहीं है। किसी भी समाज में लोगों की एकता सबसे अहम होती है। साथ ही अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार हमेशा अपने पास रखें, चाहे वह आपके कपड़े हों, आपका खान पान, आपकी पसंदीदा फिल्में या आपका हेयर स्टाइल। ये सब आपके व्यक्तिगत निर्णय होने चाहिए। किसी भी सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।